नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। एक बड़ी जानकारी इस वक्त बिहार से सामने आ रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी। नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा है। 128 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है नीतीश कुमार ने। शाम 5 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। ताजा घटनाक्रम जिस तरह से सामने आ रहा है उसमें नीतीश कुमार शाम 5 बजे सीएम पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे। 128 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है राज्यपाल को। राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर राज्यपाल, जो उन्हें शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। इस पर वैसा चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। आलोक वत्स हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवनीश हमारे ब्यूरो हेड हैं और राकेश झा मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप तीनों का स्वागत है। पहला सवाल अवनीश मैं आपसे करना चाहूंगा। शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी साहब, अपने दर्शकों को जैसा कि हम लोग बिहार की पर्पल की अपडेट दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले सीएम नीतीश राजभवन पहुंचे हैं, जहां वो एनडीए की नई सरकार के गठन का दावा पेश किया है, जिसमें 128 विधायक हैं, उनके समर्थन का पत्र सौंपा गया है, जिसमें बीजेपी के 78 विधायक हैं और जेडीयू के 45 और हम के 4 विधायक। अवनीश रोकूंगा, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो बता दें दर्शकों को। नीतीश कुमार शाम को लेंगे सीएम पद की शपथ। एक अहम जानकारी और दर्शकों को बताते चले, तैयारियां पूरी है। नीतीश ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बिहार में आज 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं। एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है। जेडीयू के कोटे से 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये खबर मिल रही है। तो एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तैयारियां पूरी हैं। बिहार में आज शाम 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अवनीत, एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं, यह खबर मिल रही है। क्या जानकारी इसको लेकर अवनीत? जी, जैसा कि दर्शकों को आपने बताया है कि शाम 5 बजे जो है, जो नई एनडीए सरकार का जो शपथ ग्रहण होना है, मुख्यमंत्री सीएम का चेहरा सीएम नीतीश कुमार होंगे। वहीं 6 मंत्रियों को यहां शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें विजय चौधरी और संजय झा जेडीयू की तरफ से होंगे। तो वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बीजेपी की तरफ से जो साफ चेहरा, जो 4 चेहरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं 2 चेहरे और साफ होने बाकी हैं कि 2 और किन विभागों के मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। तो इस ढंग से हम लोगों ने, जैसा कि सुबह से ही बताना शुरू कर दिया गया था, कि पूरे मंत्रियों को अभी शपथ नहीं दिलाई जाएगी, कम से कम मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन जेडीयू के पास जो विभाग थे वो जेडीयू के पास बने रहेंगे। वहीं आरजेडी वाले विभाग जो हैं सो बीजेपी के पास जा सकती है। जी साहब, बिल्कुल, ये अहम जानकारी मिल रही है। अवनीत, आपके पास लौटेंगे। आलोक वत्स मेरे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। आलोक जी, आपसे मेरा सवाल ये कि जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ, पिछले कुछ रोज से ऐसे लगातार खबरें सामने आ रही थी कि एक बार फिर से एनडीए के घटक दल के तौर पर नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं, उस बात पर मोहर लग गई है। शाम को शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बिहार में सरकार चलेगी, लेकिन इस बार आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी साथ होगी। आलोक जी। ठीक है आलोक जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, आलोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार राकेश झा के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, जरा बातचीत करेंगे। राकेश जी, ये घटनाक्रम घटित हो रहा है, पिछले कुछ समय से इसको लेकर चर्चाएं थी, वो आज पुख्ता सुबह हो गया है। अब जो सियासी तौर पर हम समझें तो नीतीश के इस फैसले को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर एक कहीं न कहीं इंटरनल जो है स्ट्राइक था, कलह था, जिसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा था कि नीतीश अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। इसका परिणाम ये था, 2 फैक्टर
अमूमन माना जा सकता है। पहला था कि गठबंधन महागठबंधन के अंदर बहुत अच्छी राजनीतिक तालमेल की नहीं होना, और दूसरा था कि इन्होंने जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लेके काम किया था, कन्वेनर के पद को लेके, प्राइम मिनिस्टर के पद को लेके, तो उनमें उनका विशेष जो है स्थान नहीं दिखा। और चूंकि इंटरनल पॉलिटिक्स में, स्टेट पॉलिटिक्स में आरजेडी का बहुत ही इंटरफेरेंस रहा, चाहे वो सीएम के पद को लेके दावेदारी हो, या जो वहां का रूल एंड ऑर्डर का इशूज हो, या बाकी इस तरीके की जो गिरती हुई व्यवस्थाएं थी, यही कारण है कि उनको लगा कि जिस तरीके से हमने आम जनता को, मतदाताओं को जो हमने कमिटमेंट किया था गुड गवर्नेंस को लेके, सुशासन बाबू की जो हमारी छवि है, उस छवि पे कहीं न कहीं मुझे धब्बा लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनके इंटरनल जो एक अपनी सोच रही है, जिसकी वजह से वो फिर से कम बैक किए हैं, रिबैक किए हैं, और दोनों में फिर से अलायंस जो है बना है। और इसमें जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में कि आपस में तालमेल कैसे हो, चाहे सरकार को चलाने को लेकर हो, या फिर आने वाले समय में जो एक उनकी आपसी जो है गठबंधन की जो सीट शेयरिंग होगा 2024 में, वो कितना आपस में हो पाएगा अच्छे ढंग से, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। राकेश जी, आपने कहा कमबैक किया है, एक सवाल बीच में मैं पूछूंगा आपसे, कमबैक किया है, लेकिन अगर इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार को जिस तरीके का मान सम्मान, जो स्थान वो चाहते थे, अगर वो उन्हें मिल जाता, तो क्या आपको लगता है कि वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ या एनडीए घटक दल का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते? देखिए, जाहिर सी बात है, यदि इंडिया अलायंस में उस तरीके का उनका अपना स्थान मिल जाता तो बिल्कुल ही कतई नहीं वापस आते, क्योंकि उनकी जो अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स की जो एक अपनी राजनीति रही है, जिसके तरफ वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं देश के अंदर में एंटी बीजेपी या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स की लहर चल रही हो, और यदि हम सभी लोग एक साथ मिल जाए तो हम प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या हम सेंट्रल लेवल पे एक अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा फील किया कि बाकी ऐसे स्टेट्स के अंदर में या बाकी जो नेचुरल अलायंस है उन्हीं में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, चाहे ममता जी की हो या बाकी लोगों की हो, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा काम हमसे नहीं हो पाएगा, और बेहतर है कि हम अपने चीफ मिनिस्टरशिप को बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी के बहाने हम अपनी जो पार्टी की मौजूदगी है उसको सेंटर में बना के रखें, और कुछ मिनिस्टर जो पोस्ट है हमें भी मिले, मंत्रिपरिषद में हमें भी उचित स्थान मिले। और यही कारण है कि उन्होंने फिर से अपने पुराने जो गठबंधन थे उसमें फिर से आ गए हैं। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ आलोक वत्स जी हैं, जरा बात करेंगे। आलोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी आलोक जी, सुन पा रहा हूँ। बिहार के सियासत पर पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम घटित हो रहा था, उस पर इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा होने वाला है, वो आज हो गया है। नीतीश ने एक बार फिर से एनडीए के घटक दल के तौर पर साथ आना स्वीकार किया है। इस साथ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कभी उनका मोह आरजेडी के साथ होता है तो फिर मोह भंग हो जाता है, कभी बीजेपी के साथ उनका मोह नजर आता है फिर भंग हो जाता है। एक बार फिर से उन्होंने एक बार उन रिश्तों को पटरी पर लाने का प्रयास किया है, जो पहले पुराने ताजा घटनाक्रम के लिहाज से देखे तो। देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो पलट कर मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी, वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं। जी, जब उनको लगा कि मैं इंडी गठबंधन में, मेरे को पूछ नहीं रहा है, आज उनका नाम संयोजक पर आया तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। उसके बाद इनको लगा कि मुझे तो यहाँ कोई तरजीह नहीं मिल रही है, और इधर लालू यादव का लगातार प्रेशर था कि यहाँ से आप हटिए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री का सौंपिए। आपने बयान भी दे रखा है कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। जी। तो इस दुविधा में उन्होंने देखा कि न माया मिली न राम, इससे अच्छा है कि बीजेपी में ही रहो। एक लहर चली हुई है बीजेपी तो के आलोक जी लिए। क्या माने कि वो माया लेने आए हैं बीजेपी के साथ? माया मिली न राम नहीं, माया का मतलब क्या माने? माया का मतलब क्या मानते हैं आप? माया मिली न राम, ये उनके लिए स्थिति बन गई कि एनडी गठबंधन में उनको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था, और यहाँ भी सीट जाने की कवायद हो रही थी। आपको आपके बयान से आलोक जी ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि वहां पर उनको माया मिले, राम मिले, सब कुछ मिले, लेकिन उनको लगा कि आरजेडी के साथ माया का मतलब क्या माने? वो अच्छी पोजीशन मिले। जी, वहाँ कोई पैसे की बात नहीं थी, वहाँ माया का मतलब पोजीशन की बात थी। जी, जी। कि वहाँ उनको एक अच्छा पोजीशन मिले, एक अच्छी तरजीह मिले, वो एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट हो एंटी नरेंद्र मोदी, तो वो सब तो कुछ हो नहीं रहा था।
ये अलग थलग पड़ गए जी। पटना के मीटिंग के बाद। ठीक है। और इधर लालू यादव का प्रेशर था कि ये सीट छोड़िए और तेजस्वी को बैठने दीजिए। तो इनको लगा कि इससे अच्छा है कि मैं एनडीए गठबंधन में ही लौट के आ जाऊं, कम से कम मेरी सीट तो बरकरार यानी रहेगी। वो मजबूरी में आए हैं क्या, ये माने? मैं आलोक जी मजबूरी में आए हैं, आपने एक मजबूर व्यक्ति का साथ दिया, ये माने? आलोक जी देखिए, हमको भी जरूरत थी। ठीक है, ये आप भी मजबूर थे। ये दोनों की मजबूरियां थी एक दूसरे का साथ। यानी मजबूरी में ये साथ आए हैं आप लोग, इसके पीछे बिहार के विकास को न माना जाए? बिहार का विकास तो हमारे ही समय में होता था, लालू के समय में तो जंगल राज था, अब फिर जंगल राज स्टार्ट हो गया था। तो बिहार के हित में तो ये फैसला है जी। कि हमारे रहते हुए वहाँ जंगल राज की स्थापना तो या पुनरावृत्ति तो हो नहीं सकती है। और हमें भी देखिए, हम तो गतवा बिहार में जातिगत हो जाता है मामला, उसमें हमको इनके आने से एक कुशवाहा फैक्टर जो 7-8% है, जी जी, उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप बहुत स्पष्ट बात कर रहे हैं आलोक जी। स्वाभाविक है, अब स्पष्ट बात नहीं करे तो क्या बोले जी। भाई। देखिए, लालू यादव के साथ यादव, मुस्लिम और कुशवाहा फैक्टर जब यूनाइट कर जाता है जी तो विन विन पोजीशन में वो बहुत तगड़े रूप में आ जाते। जी। अब उनकी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। तो इसलिए नीतीश के आने से सम्राट चौधरी भी कुशवाहा वर्ग से आते हैं, नीतीश कुर्मी वर्ग से आते हैं जी। और सबसे ज्यादा प्रताड़ित वहाँ भूमियार हुए हैं लालू यादव के रेजिम में। तो विजय सिन्हा को देख के उन्होंने भूमियारों को भी साधने की कोशिश की यानी है। आपके हिसाब से ये माने कि बीजेपी की आना इसलिए मजबूरी थी नीतीश के साथ कि लोकसभा चुनाव में मुश्किल हो जाता चुनाव जीतना, और वो जो 39 आप लोग 2019 में एक साथ आकर चुनाव में सीटें जीत हासिल करते हैं लोकसभा की, उस प्रकार के उस पिछले रिकॉर्ड को दोहरा पाना आसान नहीं था। अकेले अगर चुनाव लड़ते नीतीश को साथ नहीं लेते, अब उसको फिर से दोहराएंगे आप? ये आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि पिछली बार हमने 39 आउट ऑफ 40 लिया था। अगर हम अकेले लड़ते तो शायद हम ये वाली पोजीशन पे नहीं आ पाते। जी। अब हम इनके साथ आने के बाद हो सकता है 40 और 40 का स्कोर प्राप्त कर ले। जिस तरीके से एक लहर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चली है, खासकर तो उस लहर का फायदा आप लोगों को नीतीश के बिना बिहार में नहीं लग रहा था क्या? नीतीश कुमार अगर साथ नहीं आते तो क्या मोदी लहर का फायदा नहीं मिलता? ना कि बिहार में अंतर्गतवा मामला जातिगत ज्यादा हो जाता है और ये एक नोन फैक्ट है। ये अहम बात आप बात नहीं कर रहा हूँ जी, आप स्पष्ट बात कर रहे हैं। आलोक जी के साथ मैं लगातार बात कर रहा हूँ। राकेश जी, आपसे पूछूंगा, जो इस वक्त बातें इतना खुल के इतना साफ गोई से शायद ही कोई प्रवक्ता नेता बात रखता हो जिस तरह की आलोक जी बात रख रहे हैं। राकेश जी, देखिए, जिस तरीके से बिहार के अंदर सोशल इंजीनियरिंग और सोशल केमिस्ट्री है, वहाँ पे कुछ जाहिर सी बात है कि शमशेर भाई वहाँ पे अपनी एक ग्रास रूट रियलिटी है, उसको हम इंडियन पॉलिटिक्स में नकार नहीं सकते हैं। राजनीति के अंदर बेशक आप शब्दावली अलग अलग कहें, लेकिन बेहतर बात यही है कि बिहार के अंदर विशेष रूप से जाति की राजनीति चलती है और आज से नहीं चल रही है, काफी वर्षों से चल रही है। और जातिगत प्रतिनिधित्व आप केंद्र के स्तर पे भी देखते हैं। यदि बात की जाए बिहार या केंद्र की, हर जगह जातिगत स्ट्रक्चर्स और सोशल इंजीनियरिंग को देखा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रतिनिधि के जो समाज के लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारे कास्ट के लोग कितने अधिक से अधिक वहाँ पे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। और यही कारण है कि हर एक पार्टी, विशेष रूप से जो बीजेपी है या बाकी जो पार्टी है, उसको ध्यान में रखती है, खास के कैबिनेट फॉर्मेशन में ध्यान में रखती है, सीट शेयरिंग को ध्यान में रखती है कि हम यहाँ पर इन अमुक जाति के लोगों को देंगे या अमुक धर्म के लोगों को देंगे, ताकि वहाँ पे हमारा जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा हो और हमारा विनिंग सिचुएशन। क्योंकि देखिए, आज का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है शमशेर भाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु यह है कि हाउ टू विन द इलेक्शन। इट इज नॉट नेसेसरली कि कैसे बाकी सारे फैक्टर्स हों, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि येन केन प्रकारेण बाय हुक और क्रुक हमें चुनाव जीतना है, सत्ता में आना है और सत्ता में आके फिर हम अपने हिसाब से पॉलिसीज और बाकी चीजों को बनाएंगे। तो जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना की जाती थी, जो एक सबका साथ सबका विकास या एक जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, वो चीजें
किसी पार्टी के लिए है भी या है भी तो सिर्फ शब्दों में है, कागजों पे है। यथास्थिति क्या है वो सबको पता बिल्कुल, है। ये बहुत तो अहम बात आपने कही राकेश जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी है, बताया कि आज की सियासत में क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है। विकास की सियासत की बात करते थे, आज ये इन किन प्रकार सत्ता प्राप्ति एक प्रमुख केंद्र माना जाता है किसी भी सियासी दल के लिए, लेकिन उस केंद्र बिंदु के लिहाज से आलोक जी साफ गोई के साथ बात रख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जेडीयू के आने की वजह से बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है। जो 2019 में हमने प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन को एक बार फिर से हम दोहराएंगे। अवनीत जी ने आज के घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।